नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर एक नया लेक्चर लेकर सामने आया हूँ पॉलिटी का, जो पिछली कक्षा से आगे का है। आज हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों में ये अगली क्लास है, जिसमें हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 देखेंगे और देखेंगे कि ये आरक्षण की व्यवस्था कि आरक्षण कहाँ से निकलता है। एक इसका उद्भव देखेंगे कि आरक्षण यहाँ से निकलता है। आरक्षण कितने प्रकार का, मतलब कहाँ कहाँ दिया जाता था और संविधान संशोधन के माध्यम से किन किन प्रकार से, कि बीपी मंडल कैसे बना, और जो पिछड़ा वर्ग है वो शब्द कहाँ से आया, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आप बोलते हैं, ओबीसी कहाँ से आया, इसको अन्य क्यों बोला गया, पिछड़ा वर्ग, क्या पिछड़ा वर्ग को संविधान ने परिभाषित किया है या नहीं, इन बातों को हम आज देखते हैं आर्टिकल 16 में। उससे पहले हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। छोटा सा आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। जब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 ये भी समानता का एक आर्टिकल। आर्टिकल 14 में हमने बताया था कि दो पार्ट थे उसके, कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। हमने इसको देखा था कि सभी नागरिक समान होंगे, सभी लोगों को समानता का अधिकार है। अब जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य राज्य की परिभाषा हमने आपको आर्टिकल 12 के तहत बता दी थी कि राज्य क्या होता है। अब जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि राज्य धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोकेगा, यानी कि सभी को समानता है। कौन कौन से आधार है इसमें? धर्म, जाति, जन्म स्थान और धर्म, जाति, मूल स्थान, जन्म स्थान जो भी है, इनके आधार पर, ऐसे ही लिंग है इसमें एक, तो इनके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोकेगा। आर्टिकल 15 ये कहता है, यानी कि राज्य इनके आधार पर कोई वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, इसको एक क्रम में याद रखेंगे कि क्या बोलता है। आर्टिकल 15 पहला आता है इसमें धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और निवास स्थान। राज्य उपरोक्त के को आधार बनाकर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोकेगा कोई भी, जैसे इनके आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा इसमें कि सार्वजनिक स्थलों माने कि इन्हीं के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सभी के लिए ओपन रहेंगे, सभी के लिए खुले रहेंगे, ये आर्टिकल 15 कहता है। कोई रोकेगा नहीं, यानी कि वंचित नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या है? अपवाद हैं जिनके आधार पर राज्य क्या करेगा, विभेद कर सकता है, कि कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनके आधार पर राज्य कुछ विभेद कर सकता है। यानी कि किनके आधार पर? एक सेकंड देखते हैं अपन
कि किन के आधार पर ये विभेद कर सकता है। विभेद का पैमाना क्या है, इसको एक अपवाद के स्वरूप हम मान सकते हैं कि राज्य इन इन आधारों पर विभेद कर सकता है। वो आधार क्या क्या है, जैसे कि अपवाद के स्वरूप में लिखते हैं, ये है अपवाद, आर्टिकल 15 के अपवाद कि क्या क्या अपवाद है। जैसे इसमें एक हो गई महिला, बच्चे, एससी एसटी, और इसमें क्या होता है, दुर्बल वर्ग। किसको रखा गया, दुर्बल वर्ग। यानी कि राज्य इनके पक्ष में विभेद कर सकता कि ये कमजोर वर्ग है, ये महिला है, ये बच्चे हैं, तो इनको सेपरेट कर सकता है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 का अगर कोई अपवाद है तो ये है कि राज्य महिलाओं के पक्ष में कोई विशेष कानून बना सकता है, बच्चों के पक्ष में कोई विशेष कानून बना सकता है, और एससी और एसटी के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसे ही दुर्बल वर्ग के लिए, कि जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनके पक्ष के लिए भी कोई विशेष कानून बना सकती है राज्य। मैंडेटरी नहीं है, राज्य चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसलिए ये 15 के अपवाद हैं। कैसे, कोई मान लीजिए सार्वजनिक स्थल है, जैसे गंगा का स्नान घाट है बनारस में, कि लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं। मान लो कि 10 घाट हैं, कितने घाट हैं, 10। अब उसमें राज्य चाहे तो इसमें से 2 महिला के लिए रिजर्व कर दे, ठीक है, कि इन 2 घाटों पर, इन 2 घाट स्थलों पर सिर्फ महिला ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस पुरुष सत्तावादी समाज में, थोड़ा समाज में ऐसा है कि पुरुष देवता होते हैं, ठीक है, तो महिलाओं के लिए वो थोड़ा समाज की दृष्टि से अभी बेकार है कि पुरुष को महिलाओं को, कि अब वहाँ मान लो ये रिजर्व कर दिया पुलिस के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। अब वहाँ चाहे पुरुष पहुँच जाए तो नहीं, क्योंकि ये नहीं कि समानता है, विशेष प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए कि वो आराम से स्वतंत्र रूप से स्नान कर सकें इन घाटों पर। तो ये यहाँ समानता की बात नहीं है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। मान लो वहीं पुरुष है वहीं महिला, तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा ये किया गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई विशेष कानून ला सकती है कि इतने साल के बच्चों के लिए रोजगार नहीं करेंगे, जैसे 14 से 16 से, तो ये एक क्राइटेरिया कर सकती है, योजनाएं ला सकती है बच्चों के लिए। या जो बच्चे होते हैं कि महिला बच्चे, ये एक सुभेद समाज में आते हैं कि एक वनरेल, ठीक है। एससी और एसटी ये पिछड़े हो गए हैं समाज के, बहुत दबे हुए, शोषित हैं, दलित हैं, एक दलित शब्द भी यूज करते हैं इनके लिए आजकल, तो ये राजनीति के शब्द हैं, तो इनसे थोड़ा बचना चाहिए। एससी और एसटी हैं तो इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। दुर्बल वर्ग है, जैसे कमजोर है, अविकसित है शिक्षा में, समाज में, हर चीज में, तो राज्य इसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, यही कहता है कि राज्य व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी चीज से वंचित नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोकेगा, चाहे वो तालाब हो, स्नानागार हो जो पब्लिकली होते हैं, या फिर बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी जाने से नहीं रोकेगा। क्योंकि विभेद नहीं किया जा सकता कि फला जाति का व्यक्ति जा सकता है और फला व्यक्ति का नहीं जा सकता है। अगर कोरोना में रोका जाएगा कि सभी को रोका जाएगा, ये नहीं कि वहाँ एससी का व्यक्ति नहीं जा सकता, एससी का व्यक्ति नहीं जा सकता, फला व्यक्ति जा सकता है। अगर कोरोना में रोका जाएगा तो सभी को रोका जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि फला जाति के व्यक्ति को कोरोना है तो वो जा सकता क्योंकि उससे नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं है। अगर रोका जाएगा तो सभी को, नहीं तो किसी को नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 है। लेकिन इससे आगे जब देखते हैं अपन, इससे आगे जब देखते हैं तो इससे आगे अपन देखते हैं कि क्या होता है कि एक 93 संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है, 93rd।
93rd संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, ठीक है। 93 जो 93वां संविधान संशोधन होता है, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, जिस जो आर्टिकल है वो 15 क्लॉज 6 है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है ये, आर्टिकल 5, 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या होता है कि राज्य, जो आर्टिकल 93 संशोधन करके जो जोड़ा गया था 2005 में, तो इसमें क्या होता है कि ये आर्टिकल कहता है कि राज्य शिक्षा संस्थानों में, राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सार्वजनिक और निजी, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो सार्वजनिक और निजी हो सकती हैं, उनमें नामांकन में दुर्बल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। किसमें? उच्च शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में। आर्टिकल 15(5) में क्या करेगी? 15(5) में राज्य चाहेगा तो उच्च शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में, यानी कि दाखिला में विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी कि राज्य चाहे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में जो दुर्बल वर्ग होता है, कौन से, किसके लिए कर सकती है? दुर्बल वर्ग के लिए। दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग जो पहले से पिछड़ा हुआ है, गरीब है, थोड़ा सा अविकसित है, तो दुर्बल वर्ग आप समझ सकते हैं, जो समाज से थोड़ा कटा हुआ, दबा हुआ, इनके पक्ष में राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में विशेष प्रावधान कर सकती है कि इतनी सीटें इन दुर्बल वर्गों के लिए रिजर्व है, 10% सीटें रिजर्व हैं दुर्बल वर्गों के लिए, चाहे वो उच्च शिक्षा संस्थान में कौन हो। यानी कि इसका मतलब सार्वजनिक और निजी, कौन सी? सार्वजनिक प्लस निजी। सार्वजनिक यानी सरकारी, निजी माने प्राइवेट। इन संस्थानों में राज्य चाहे तो सार्वजनिक में अकेला कर सकता है या प्राइवेट में कर सकता है, चाहे तो दोनों में कर सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में करना चाहे, लेकिन राज्य को ये शक्ति दी गई है कि राज्य चाहे तो उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में दुर्बल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में जोड़ा गया। कब ये अमेंडमेंट हुआ था? 2005 में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहीं से जैसे ही विभेद हुआ कि कर सकती है, तो यहीं से एक आरक्षण की नींव दिखती है आपको कि हाँ ये आरक्षण है। यहाँ से रिजर्व करने लगा, 10% रिजर्व कर दिया, 15% कि दुर्बल वर्ग के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। हम जब अब आरक्षण देखेंगे, जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से आरक्षण को देखेंगे कि इसको कैसे बढ़ाया गया। जो अभी एक आर्थिक के आधार पर 10% आरक्षण दिया, क्या ये सरकार ने पहली बार दिया? नहीं, इससे पहले भी दिया गया है, लेकिन इसको अब अच्छी तरह से और इसको संवैधानिक तरीके से दे दिया गया है। इससे पहले भी सरकारें आई हैं जिन्होंने ये आरक्षण दिया है, ठीक है। तो हम इसको आर्टिकल जब 16 पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे आरक्षण आर्थिक आधार बना और कैसे जाति आधार पर बना आरक्षण को, क्योंकि आर्टिकल 15-16 तो कहता है कि इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आप देखते हैं तो आरक्षण का जो आधार है वो जातिगत ही आधार बना है कि जाति को हुई क्यों? ओबीसी, अन्न पिछड़ा वर्ग। ये अन्न पिछड़ा वर्ग कहाँ से आया? बीपी मंडल, जो मंडल आयोग बना था, तो इस प्रकार से ये चीज़ें निकलती हैं, इनको आगे देखेंगे। तो अभी हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं। तो जब हमने देखा कि विशेष प्रावधान कर सकती, तो यहीं से देखते हैं कि ये आरक्षण निकलता है, ठीक है। हम जब आरक्षण को देखते हैं तो आरक्षण को देखते हैं तो ये किस प्रकार का था?
कहाँ कहाँ दिया जाता था? ये दिया जाता था हमको तीन चीज़ों में। मूलतः आरक्षण हमको तीन चीज़ों में देखने को मिलता था। जो पहला आरक्षण मिलता था वो मिलता था हमको राजनीति में। कहाँ मिलता था? राजनीति में, यानी कि संसद में, विधानसभा में। ठीक है, इनमें क्या होता था? संसद में, विधानसभा में, इसमें क्या होता था कि एससी के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती थी, शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती थी, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती थी कि 10 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं, 15 सीटें इनके लिए रिजर्व। तो पहला आरक्षण कहाँ मिलता था हमको? राजनीति के क्षेत्र में। दूसरा आरक्षण मिलता था हमको सेवाओं में। जो सरकारी सेवाएं होती थी, सरकारी नौकरियां होती थी, उनमें हमको आरक्षण मिलता था। जैसे एससी के लिए मान लो कोई व्यक्ति है, वो आईएएस पीसीएस की परीक्षा दे रहा है, आईएएस बन गया है, तो जैसे जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा और एससी का कितना जाएगा, तो इसके आधार पर आरक्षण हमको कहाँ मिलता था? सॉरी, सेवाओं में मिलता था। एक आधार क्या होगा? भारतीय राजनीति में हमको आरक्षण देखने को मिलता है। तो दूसरा आधार क्या मिला हमको? दूसरा आधार मिलता हमको सेवाओं में। जब हम तीसरा आधार देखते हैं तो तीसरा कहाँ मिलता है हमको? जो तीसरा आरक्षण मिलता है वो मिलता है हमको शिक्षा संस्थाओं में। कहाँ मिलता है? शिक्षा संस्थाओं में। कहाँ मिलता है? शिक्षा संस्था में। और जो शिक्षा संस्था में जो आरक्षण आया है वो कहाँ से आया? वो हमने अभी आपको बताया था कि, क्या बताया था हमने कि ये जो 93 संविधान संशोधन है, ये वाला 93 संशोधन, 93वां संशोधन जो हमने बताया था, तो इसमें ये लाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसमें ये, अब हम देखते हैं इसको आगे कि कहाँ से ये आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमने 93 संविधान संशोधन किया तो उसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर, किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर। ठीक है, तो ये तीसरा आरक्षण का क्या मुद्दा बना कि ये इससे जुड़ सकता है। ठीक है, यानी कि ये तीसरा मुद्दा आ गया था इसमें। किसका? शिक्षा वाला। पहले किस में था? भारतीय राजनीति में। किस में था? भारतीय राजनीति में। ठीक है, फिर क्या होता है? एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, आरक्षण का मुद्दा देखा हमने कि कहाँ से तीसरे प्रकार का आरक्षण निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आर्टिकल 15 में एक अपवाद देखा हमने कि राज्य कैसे महिलाओं के पक्ष में ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को देखा था। एक सेकेंड, ये देखा था, हो गया सही, थैंक यू। अब हम देखते हैं कि जैसे ही 93वां संशोधन हुआ, कौन सा हुआ? 93वां संविधान संशोधन हुआ, 93 अमेंडमेंट हुआ, संशोधन। तो इसके माध्यम से हम राज्य को शक्ति मिल गई कि राज्य शिक्षा संस्थानों में सीटें रिजर्व कर सकता है दुर्बल वर्ग के लिए। अब राज्य ने क्या किया? अगले ही साल 2006 में संसद ने एक कानून पारित किया। और उस कानून ने क्या किया? संसद ने एक कानून पारित किया, उच्च शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन अधिनियम 2006। 93वें संविधान संशोधन 2005 में हुआ और संसद ने क्या किया? उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन अधिनियम 2006 ला दिया। जैसे ही राज्य को शक्ति मिली कि नहीं, राज्य ऐसा
कर सकती है। तो क्या किया राज्य ने, अगले ही साल ये अधिनियम ला दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दुर्बल वर्ग के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो ये ला दिया, यानी कि आरक्षण। अब आईआईएम हो, आईआईटी हो, या जो भी राज्य के जितने भी प्राइवेट संस्थान हो या सार्वजनिक स्कूल कॉलेज हो, तो उनमें राज्य आरक्षित कर सकती है सीटें। किसके लिए? दुर्बल वर्ग के लिए। क्योंकि अब उसको शक्ति यहाँ से मिल गई थी कि संसद के संविधान ने कहा है कि आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत। ठीक है, तो राज्य ने अगले ही साल एक अधिनियम पारित कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हो गया आर्टिकल 15 कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से विभेद या वंचित नहीं करेगा। ये था आर्टिकल 15। हमने इसमें देखा कैसे आरक्षण को उच्च शिक्षा संस्थानों में लाया गया दुर्बल वर्ग के हेतु। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। इसका जो संवैधानिक भाषा है जिसको बोलते हैं हम, क्या लिखेंगे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि लोक नियोजन यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ मतलब है लोक नियोजन में सरकारी नौकरी। अगर और सिंपल भाषा में समझे तो क्या मतलब है इसका मतलब है सरकारी नौकरी। ठीक है, वैसे संविधान में क्या लिखा है, लोक नियोजन, ये ऑथेंटिक शब्द है। लेकिन अगर इसको और सरल भाषा में समझें तो क्या है, ये सरकारी नौकरी। यानी कि राज्य लोक नियोजन में क्या नहीं करेगी, अवसर की समानता होगी। किस आधार पर होगी, वो उसका आधार है, क्या आधार है उसका बताते हैं। वो है कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, निवास स्थान, राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर लोक नियोजन में कोई विभेद नहीं करेगी, कोई किसी को वंचित नहीं करेगी। यानी कि किसी को वंचित नहीं करेगी, यानी कि विभेद नहीं करेगी, यानी कि सभी को समानता होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 16 कहता है। जब आप आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे तो ये यही कहता है कि आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि राज्य किसके आधार पर, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि लोक नियोजन में अवसर की एक समानता होगी, सभी को समान समझा जाएगा। कि ये नहीं कि फला जाति का व्यक्ति ऐसे एग्जाम में बैठ सकता है, फला वर्ग का व्यक्ति ही ये एग्जाम दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को समानता होगी कि सभी व्यक्ति इसको दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ वक्त इसमें लिखा है लेकिन, यानी कि
लेकिन लिखा हुआ, लेकिन क्या, लेकिन में उसने बोला है कि, अगर लेकिन देखें, पहला उसने क्या लिख दिया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी सभी को, इसके आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पहला क्या है, लिख लेते हैं, फिर हम इसको एक आराम से समझेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 15-16 आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं भी कोई भी किताब पढ़ेंगे, वेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15-16 उसको मिल जाएगा। आर्टिकल 15 मिल जाएगा कि राज्य ये नहीं करेगा, 16 मिल जाएगा कि लोक नियोजन के अवसर की समानता होगी, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं ये बहुत डिबेट का मुद्दा है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या नहीं करेगा संसद। पहला लिख लेते हैं हम कि पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु क्या है कि संसद, पहला बिंदु है कि संसद निवास की शर्त लगा सकती है। पहला बिंदु क्या है कि संसद निवास की शर्त को लगा सकती, यानी कि व्यक्ति कहाँ का निवासी है इसको लगा सकती है। कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, इसको हम समझ लेते कि जो हमारे संविधान निर्माता थे तो उन्होंने ये जानते थे कि कहीं ना कहीं ये आएगा कि मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST के हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि जब आप देखेंगे संविधान सभा को तो उसमें नेहरू थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये जो लोग थे यही संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने ही संविधान को बनाया था। तो ये लोग जानते थे कि SC वर्ग को, ST वर्ग को कैसे ऊपर लाया जाए, समानता के स्तर में सभी को बराबर कैसे लाया जाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया गया कि जो निवास की शर्त थी कि जैसे ST के लिए, ST क्या है, बहुत पिछड़े वर्ग हैं, बहुत समाज से कटे हुए हैं, समाज से दूर हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे छोटा नागपुर का पठार झारखंड में देखें, बस्तर का इलाका देखें, तो इनमें आदिवासी ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को भी विकास से जोड़ने के लिए, तो अगर वहाँ कोई नौकरी निकलती है तो वहाँ निवास की शर्त को हम लगा सकती है संसद। ये अधिकार किसको है, संसद को, कि वो चाहे तो निवास की शर्त को भी लगा सकती है कि नहीं। अगर कोई झारखंड में नौकरी निकलती है, जो छोटा नागपुर वाला पठारा, अगर वहाँ कोई नौकरी निकलती है तो संसद चाहे तो वहाँ लगा सकती है कि नहीं। यहाँ मान लो उसने डाल दिया कि व्यक्ति 50 साल का निवासी होना चाहिए इस प्रमुख क्षेत्र में, व्यक्ति को यहाँ 50 साल से निवास कर रहा हो या उसका परिवार निवास कर रहा तो उसको ही नौकरी दी जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी शर्त थी वो क्या थी, ये पहली हो गई, पहली क्या हो गई कि संसद निवास की शर्त को लगा सकती है। जो दूसरी है, दूसरी क्या है कि दूसरी शर्त यह है कि इस आर्टिकल इनको अपवाद में आ सकते, लेकिन दूसरी है कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। क्या है, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। संसद चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जैसे आर्टिकल 15 में उसने शिक्षा संस्थानों में किया था। उसी प्रकार सरकार चाहे, यानी कि सरकार यानी कि संसद चाहे तो लोक नियोजन में कुछ नौकरियों में आरक्षण दे सकती है कि इतनी सीटें, इतने। आज जब कोई वैकेंसी निकली है केंद्र की तो आप देखते हैं कि SC के लिए 5 सीटें, ST के लिए 3 सीटें, OBC के लिए 10 सीटें, जनरल के लिए 15 सीटें। तो इस प्रकार से ये सीटें निकलती हैं। तो क्या है, लोक नियोजन में एक ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन में क्योंकि ये पिछड़े वर्ग हैं तो इनको भी विकास की धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि
अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, अगर पॉइंट को लिख लेते हैं कि क्या कहता है। दूसरा होता है धार्मिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों या स्थलों से संबंधित, स्थलों से संबंधित, ठीक है। और चौथा होता है जो अभी मतलब 2019 में जोड़ा गया, आर्थिक आधार पर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है। तो ये जब आर्टिकल 16 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि राज्य, हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि राज्य धर्म जाति मूल वंश, धर्म जाति मूल वंश की आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। लेकिन सरकार कर रही है। किनको? उन्होंने कुछ आधार बनाए, क्राइटेरिया बनाए। क्या क्राइटेरिया बनाया वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्राइटेरिया है, क्या है कि संसद, पहला पॉइंट समझते हैं आप, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट होगा, इनको हम अब एक एक से समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट में कहा गया कि संसद निवास की शर्त, संसद निवास की शर्त लागू कर सकती है, लागू कर सकती है। यह अधिकार किसको है? आर्टिकल 16 में कि संसद निवास की शर्त लागू कर सकती है। अभी हमने बताया आपको कि एक विशेष वर्ग समुदाय है, एसटी है मान लेते हैं, जैसे बस्तर के क्षेत्र में, जैसे झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है, इसमें क्या है, एसटी वाला क्षेत्र है। और एसटी आज भी समाज से कटे हुए हैं, अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो अगर उस क्षेत्र में कोई नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो संसद वहां किसकी शर्त है, निवास की शर्त को लागू कर सकती है कि यहाँ क्या चाहिए, निवास। यानी कि अगर छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, कोई सरकारी नौकरी निकलती है, तो वहाँ संसद ये लगा सकती है कि यहाँ के व्यक्ति ही इस नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और के नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है, कि अगर वहाँ सरकारी नौकरी निकलती है तो वहाँ निवासी होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? निवासी। कि उसका प्रवास 10 साल से 20 साल से 30 साल से जो भी संसद निर्धारित करे उतना निवासी होना अनिवार्य है, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई या जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली तो शर्त ये हो गई कि संसद निवास की शर्त लगा सकती है। ये अधिकार किसको है? संसद को, कि संसद किसी भी नौकरी में राज्य की या जो भी हो तो वहां क्या कर सकती है, निवास की शर्त को लागू कर सकती है। फिर दूसरी शर्त क्या थी उसमें, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। दूसरी शर्त क्या थी? पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। दूसरी शर्त थी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, ये भी कि जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पढ़ा था, उसमें राज्य ने क्या किया, उसमें राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए विशेष आरक्षण दे दिया कि तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अच्छा तुमको जेएनयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए 10% सीटें रिजर्व में, आओ और एडमिशन लो। 15 में क्या किया, नामांकन लिया। आर्टिकल 15 में क्या लिया, इसको हम लिख देते हैं यहां से, आर्टिकल क्या लिया, आर्टिकल जो 15(5) था, ठीक है, आर्टिकल 15(5) उसमें क्या लिया, नामांकन, ठीक है,
उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन था। यहाँ तुम पढ़ो लिखो, एडमिशन लो, ठीक है, जैसे ही पढ़ लिख जाओ फिर तुम आर्टिकल 16 पे आ जाओ। एक संयोग देखो, जो जुड़ा है उस चीज को देखो। यहाँ तुम नामांकन के माध्यम से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो। पढ़ लिख के जब तुम सरकारी नौकरी के लिए आओगे तो तुम्हें विशेष आरक्षण मिलेगा, यानी कि विशेष प्रावधान है। क्यों? क्योंकि तुम पिछड़े वर्ग से आते हो। कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा दूसरे में कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आरक्षण किया जाएगा, या सॉरी विशेष प्रावधान कर सकती है। तो तुम्हें नौकरी में आप वैकेंसी देखते होंगे, कोई भी वैकेंसी तो उसमें लिखा रहता कि एससी के लिए 10 है, 11 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 8 है और जनरल के लिए 20 है। तो ये क्या है? ये यहीं से निकला है, ठीक है। आर्टिकल 15 के माध्यम से तुम पढ़ लो, आर्टिकल 15 के माध्यम से तुम पढ़ लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में पढ़ लो। तो ये प्रावधान वहाँ किया शिक्षा संस्थानों में। यहाँ क्या है? लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में तुम्हें विशेष प्रावधान मिलेगा, ठीक है। ये देखा हमने कि संसद चाहे तो कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरा मुद्दा क्या है? जब आप तीसरा देखेंगे तो क्या बनता है? तीसरा है धार्मिक संस्थानों में। क्या है? धार्मिक संस्थानों या स्थलों से संबंधित, यानी कि कोई विशेष धर्म का कोई संस्थान है, शिक्षण संस्थान है या मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या बौद्ध धर्म का कोई मंदिर है, यानी कि जो विशेष धार्मिक संस्थान है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ है विशेष थे, सो उसमें क्या कर सकती है राज्य? उसमें राज्य उसी धार्मिक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। अब मान लो कोई मस्जिद है, ठीक है, अगर उसका जो कमेटी बनी है, जो भी बोर्ड बना हुआ, उसमें किसी हिंदू को नियुक्त किया जाए तो कैसा लगेगा? कोई मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है या बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि वहाँ लोग बहुत आते हैं, कोई उपद्रव कर दे, कोई आतंकवादी घटना कर दे, तो इन सभी की यानी कि सुरक्षा का खतरा है। वैष्णो देवी बहुत बड़ा मंदिर है, अमरनाथ, तो ये बहुत बड़े धार्मिक स्थल हैं। यहाँ क्या है? सुरक्षा की जिम्मेदारी, और इस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नागरिक की, सॉरी सरकार की, कि नागरिक की सुरक्षा करे। तो इस एवज में सरकार इन स्थानों के जो मुखिया होते हैं, मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो उनको एक विशिष्ट कम्युनिटी के लोगों को ही नियुक्त करेगी कि वहाँ की सिक्योरिटी पर्टिकुलर हिंदू व्यक्ति है। अगर हिंदू मंदिर है तो वहाँ एक हिंदू व्यक्ति होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम व्यक्ति। तो इस आधार पर नहीं कि मतलब हिंदू है तो ये कि यहाँ मुस्लिम को नियुक्त किया जाएगा कि मुस्लिम उसका अध्यक्ष होगा। इस जो कमेटी यहाँ की बनी होगी तो मुस्लिम को, अगर हिंदू का मंदिर है, जैसे कोई शिरडी का मंदिर है या वैष्णो देवी का मंदिर है या अमरनाथ यात्रा का कोई प्रोजेक्ट है, तो वहाँ क्या करेगी? किसी विशेष कम्युनिटी को, ये नहीं कि हिंदू का है तो मुस्लिम को जोड़ दिया, मुस्लिम का तो हिंदू को जोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो उस धार्मिक स्थलों के आधार पर भी सॉरी राज्य विभेद कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि हमें समानता का अधिकार है तो हम भी जाएंगे, नहीं। तो ये धर्म का मुद्दा हो जाता है और यहाँ उसी कम्युनिटी के लोगों को लिया जाएगा। तो इसके आधार पर नहीं कि मतलब समानता का अधिकार, नहीं, वहाँ एक विशेष परिस्थिति है और विशेष परिस्थिति में थोड़ा सा ये अपवाद के स्वरूप में ले लिया जाता है, ठीक है। ये तीसरा अपवाद हो गया, तीसरा अपवाद हो गया। फिर हमने देखा था चौथा अपवाद, ठीक है। क्या देखा था? चौथा अपवाद। अभी देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग, जो अभी इसमें बोला कि पिछड़े वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग देखेंगे कि कहां से निकला पिछड़ा वर्ग। फिर जो चौथा था वो था आर्थिक रूप से कमजोर।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये किया था कि मतलब आर्थिक रूप से जो वर्ग है, आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर है, इकोनॉमिक रूप से आर्थिक कमजोर है, तो उसके लिए वो कर सकती है, उसके लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती। तो ये आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद हैं। अब हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण का मुद्दा है, वो कैसे निकलता है यहाँ से। एक तो हमने संशोधन के माध्यम से देखा था कि 93 में शिक्षा संस्थानों में, लेकिन अब जो एक आरक्षण का जो मुद्दा निकलता वो कहाँ से निकलता, तो उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे आरक्षण आया, कैसे वो जातिगत आरक्षण बना, इकोनॉमिकली ना हो करके वो आरक्षण जातिगत कैसे बना, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान हटा तो आपको आरक्षण समझ में नहीं आया। आरक्षण पर एक पूरा लेक्चर हो सकता है 4-5 घंटे का, लेकिन हमको यहाँ टेक्निकली समझना है, पॉइंट वाइज समझना है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ हम मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएगा अच्छे से, कि आरक्षण आर्थिक आधार पर कैसे मिला और ये अन्य पिछड़ा वर्ग कहाँ से आया। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। क्या है, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या लिया गया, कहा गया है कि आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। तो अब प्रश्न उठता है कि ये तो संविधान में कहा गया कि 16(4) में पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है, बैकवर्ड, और क्या विशेष प्रावधान होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आती है, हमने क्या कहा था कि एक क्लास संविधान और राज्य व्यवस्था के अनुरूप चलेगी, संविधान और राज्य व्यवस्था के अनुरूप चलेगी। तो संविधान में क्या कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। अब प्रश्न उठता है कि ये पिछड़े वर्ग कौन, पिछड़ा वर्ग कौन, और क्या विशेष प्रावधान किया जाएगा, क्या विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो इसी पिछड़े वर्ग के, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो उस समय उन्होंने संविधान बनाया, ठीक है, संविधान बनाया, उनको अपने देश की परिस्थितियां पता थी, हर चीज पता थी, और वही संविधान निर्माता अगली सरकार में चुनेगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो जो संविधान सभा में जो मेंबर थे, सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो ही कहीं ना कहीं चुनकर हमारी सरकार में आए। तो उनको पता था कि एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए हमें विशेष प्रावधान करने होंगे, ये हमारे संविधान निर्माता बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान कर दिया आर्टिकल 16(4) में। लेकिन अब उनके सामने एक प्रश्न था कि ये पिछड़े वर्ग कौन है और इनको कैसे पहचाना जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, 1953 में
1953 में क्या है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या बनाया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। 1953 में क्या बनाया गया है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे, केलकर साहब। ठीक है, कौन थे, केलकर साहब थे। तो इसको केलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केलकर आयोग। ठीक है, तो इसको केलकर आयोग के नाम, अब प्रश्न में उठ सकता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, केलकर आयोग, तो ये केलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट हो गया प्री के लिहाज से या किसी भी एग्जाम में आप। ये कब आया, 1953 में। क्यों आया, क्योंकि संविधान में क्या था, पिछड़ा वर्ग और विशेष प्रावधान। तो इस आयोग को यानी कि केलकर आयोग को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप हमें पिछड़ा वर्ग आयोग बताएं कि क्या होता है और उसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि फला फला जाति के आधार पर, अब यहाँ से शब्द निकला था जाति के आधार पर, कि फला फला जाति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को नहीं माना। कांग्रेस की सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को नहीं माना, क्योंकि ये सलाह जो आयोग की होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, सिर्फ मानने के लिए होती है कि बताएं कि क्या है क्या नहीं है, एक स्टेटस के रूप में होती है। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जीत रही थी, तो उन्होंने नहीं माना इसको। ठीक है, कहानी और आगे बढ़ती है। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बहुत ही रोचक कहानी है भारतीय राजनीति की, कैसे कैसे सरकार बदली, कैसे कैसे मुद्दे आए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये आरक्षण का मुद्दा है, तो ये पॉलिटी में तो कवर हो ही रहा है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, देखना, ये वहाँ भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो सरकार ने इसकी बातों को, यानी कि इनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको नहीं माना। फिर क्या होता है, फिर एक और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कब बना था ये, 1979 में, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये कब बना था, 1979 में। 1978 में घोषणा की गई थी, ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 1 जनवरी 1979 को। तो जो जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उसी दिन हम इसको मानते हैं ऑफिशियली। तो कब आया था, 1979 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल। और इसी को बोलते हैं मंडल आयोग। क्या बोलते हैं, मंडल आयोग। इसी को बोलते हैं मंडल आयोग। इसने भी जो रिकमेंडेशन दी, इसको भी वही कार्य सौंपा गया कि पिछड़ा वर्ग कौन, कौन पिछड़ा वर्ग है। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग कौन, जब आप देखेंगे कि संविधान में एससी और एसटी, इसके लिए तो ये तो पहले से ही पिछड़े थे। ठीक है, ये तो पहले से ही पिछड़े थे, इसलिए इनके लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान तो पहले से ही था। लेकिन जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके लिए भी यही चुनौती थी कि पिछड़ा वर्ग कौन।
और यही कार्य सौंपा गया जो पहले केलकर आयोग को दिया गया था। ठीक है, केलकर आयोग ये आया था 1953 में, अभी आपको बताया, और ये आया 1979 में। तो इस समय किसकी सरकार थी? 1979 में आया। इस समय एक इसने भी क्या बताया पिछड़ा वर्ग आयोग का आधार की जाति के आधार पर, कि जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग होगा। और इसने एक व्यापक और गहन अध्ययन किया बृहद तरीके से। और इसने क्या किया, कुछ जातियां थी, कुछ नहीं बहुत थी, 3743 लगभग 3743 जातियां थी। इतनी जातियों को इसने क्या क्या पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर, यहीं से नाम निकला। क्या नाम निकला है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, इसी को बोलते हैं ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य क्यों बोला गया? क्योंकि एससी और एसटी तो पहले से ही पिछड़ी हुई थी, एससी और एसटी तो पहले से ही पिछड़ी हुई थी। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा ये 3743 है। इसके अलावा यानी कि अन्य, तो क्या हो गई? अन्य पिछड़ा वर्ग। ये एससी एसटी के अलावा है, यानी कि यहीं से निकला है अन्य पिछड़ा वर्ग। और कहां से निकला है? किसने दिया? ये बीपी मंडल आयोग ने। तो ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कहां से आया? बीपी मंडल आयोग से। ठीक है। अब क्या हुआ, इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। ठीक है, इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई के। ठीक है, तो ये बना जाति का आधार। ठीक है, अब क्या होता है कि भारतीय राजनीति में सरकारों की उठक पटक तो चलती रहती थी, उठक पटक तो चलती रहती थी। तो हम देखते हैं कि कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय जो मंडल आयोग बना था, उसने कैसे जातियों की गणना की 3743, और उसको ओबीसी करार दिया, अदर बैकवर्ड क्लास नाम दिया। और देखते हैं कि 1979 में एक मंडल आयोग बनता है, और मंडल आयोग क्या करता है कि एक इन जातियों की वो पहचान करता है कि ये पिछड़ा वर्ग में आती हैं। ठीक है, अब 1999 में क्या होता है, उस समय कौन था जब ये आया था? तो नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव उस समय गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई एक गैर कांग्रेसी थे उस समय, उनकी सरकार बनी। ठीक है, फिर राजनीति ये चलती रहती है। उस समय फिर 1991 में फिर एक क्या हुआ कि जो थे, अब हम आ रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास की ओर। 1979 में तो ओबीसी की पहचान हो गई। ठीक है, ओबीसी की पहचान हो गई, तो और उसको क्या किया गया, जो बीपी मंडल थे उन्होंने उस मोरारजी देसाई सरकार ने उसको 27% आरक्षण दे दिए हैं। ठीक है, क्या दे दिया? 27% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, अब 1991 में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, क्यों बनी? क्योंकि आप जब देखेंगे तो उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, तो उनकी लिट्टी के दल द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, राजीव गांधी की। ठीक है, और राहुल गांधी बहुत छोटे थे, तो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते थे, और कांग्रेस में ऐसा कोई था नहीं। तो जब आप देखेंगे कि वंशवाद को पहली बार यहाँ, और जो राजनीति में जो वर्चस्व की भावना थी परिवारवाद की, तो यहाँ कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब उसके बाद नेहरू परिवार था नहीं। तो राजनीति में कई नेता आए कि नहीं हम बनेंगे, हम बनेंगे, और ये पार्टी में आंतरिक क्लैश हो गया। तो 1991 में कांग्रेस जीती, क्योंकि आप देखते हैं कि माना जाता है कि
जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम कुछ देखें तो भारत में दो लहरें चलती, एक शीत लहर चलती है और एक गर्म लहर चलती है। लेकिन क्या होता है कि 99 में 1979 1991 में क्या होता है कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है लिट्टे के दल द्वारा, जो एक संगठन था उसके द्वारा, तो दक्षिण भारत में। तो एक लहर होती है संवेदना की लहर, कि नहीं ठीक है ये मरा है, इसका ये हुआ है तो इसको जिता देते। तो उस संवेदना की लहर चली। उस संवेदना की लहर में क्या होता है कि कांग्रेस जीत जाती है। और एक व्यक्ति हुए हैं जिनको हम बोलते हैं नरसिम्हा राव। कौन हुए हैं? नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री बनते पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये राजनीति से रिटायर्ड ले चुके बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, शायद 2-3 साल में ऊपर जाने वाले, इतने वृद्ध व्यक्ति थे। तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, क्योंकि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो तो 1 साल में गिर चुकी थी, और वो ओबीसी को, यानी कि जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने लागू कर दिया था। क्या कर दिया था? लागू कर दिया, क्योंकि उनको वोट चाहिए था 27%। तो ये गैर कांग्रेसी थी। क्यों लागू किया? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार तो वैसे ही जीतती आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो 27% आरक्षण उनको दे दिया जाता है। लेकिन फिर 91 में कांग्रेस जीतती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। अब जो 27% आरक्षण था, यानी कि उस समय जो ओबीसी थी वो 52% थी देश की जनसंख्या की, तो इतनी तो खुश थी कि इनको आरक्षण मिल गया, 27% आरक्षण मिल गया, खुश थी जनसंख्या। अब नरसिम्हा के मन में आया कि इससे नाराज कौन होगा, क्योंकि एससी को आरक्षण मिल चुका था, एसटी को आरक्षण मिला चुका था और ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था। 27%, 15% और 7.5% एसटी को, एससी को 15% और ओबीसी को 27%। अब बचा कौन? अब बचे सवर्ण। ठीक है, ये भी 15% के आसपास हैं, थे उस जनसंख्या का टोटल। तो अब ये जो 15% बचे हुए सवर्ण, अब इस कांग्रेस सरकार ने सोचा कि इनको खुश किया जाए, इन कम से कम इनको तो अपने पक्ष में ले लिया जाए, ये भी खुश हो जाए। तो नरसिम्हा राव ने ये सोचा। तो इनको खुश करने के लिए सवर्णों को, ठीक है, सवर्णों को खुश करने के लिए नरसिम्हा राव ने सबसे पहले आर्थिक आधार पर, आर्थिक कमजोर, जो कमजोर रूप से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए 10% आरक्षण कर दिया गया, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 10% आरक्षण कर दिया। अब जैसे कि अभी मोदी जी ने किया, तो ये मोदी जी ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था, 10% आरक्षण। लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, तो कैसे खत्म होता है, कैसे फिर आता है, तो ये राजनीति का मुद्दा है, चलता रहता है। लेकिन ये पुराना नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला ईडब्ल्यूएस, इसी को बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर, इकोनॉमिक वीकर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। तो इसके लिए भी 10% आरक्षण कर दिया गया। ठीक है, अब एक देखें, अगर एक मोटी मोटी तौर पर देखें तो आप देखेंगे कि एससी को कितना था? 15%। एसटी को कितना है? 7.5%। ओबीसी को कितना है? 27%। और ईडब्ल्यूएस, इसको कितना है? 10%। ठीक है,
तो अब आप ये देखेंगे 37 और 15 33, यानी कि 59%, 59.5% आरक्षण, यानी कि इतनी जो आरक्षण है कितनी 59.5, इतनी तो रिजर्व हो गई सीटें लोक नियोजन में नौकरी में। अब बचा क्या, इतनी सीटें पहले ही रिजर्व कर दी गई आरक्षण के माध्यम से कि एसटी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना। तो अब एक केस हुआ था, इस केस को हम कल डिस्कस करेंगे, और आज हम ये देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, उस क्लास को समराइज कर लेते हैं, ठीक है। और हम उस क्लास को समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। हमने पहले क्या देखा था, पहले देखा हमने आर्टिकल 15 कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं वंचित करेगा, नहीं रोकेगा। हमने उसके कुछ अपवाद देखे कि महिलाएं, बच्चे, एसटी, एसटी और दुर्बल वर्ग, इनके आधार पर या इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, हमने ये भी देखा। फिर हमने देखा कि जब ये आ गया तो उच्च शिक्षा संस्थानों में 93rd अमेंडमेंट देखा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में कैसे राज्य नामांकन में आरक्षण दे सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है दुर्बल वर्ग के लिए, ये हमने देखा। फिर हमने आर्टिकल 16 देखा, आर्टिकल 16 में हमने लोक नियोजन के देखा और उसमें कुछ अपवाद देखी, लेकिन के कि राज्य संसद कानून बना सकती है, निवास की शर्त को लगा सकती है, संसद पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, धार्मिक स्थलों के लिए विभेद कर सकती है, यहाँ भी विशेष के लिए आरक्षित कर सकती है, और आर्थिक रूप से कमजोर जो 100 जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम आगे देखेंगे कि कैसे आरक्षण की व्यवस्था निकलती है और कैसे आर्थिक रूप से। फिर हमने इसमें देखा था कि पिछड़ा वर्ग क्या था, क्योंकि उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था। फिर हमने देखा था उसमें कि कैसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, केलकर आयोग ने जाति के आधार पर माना, लेकिन सरकार नहीं मानती, क्योंकि सरकार उस समय जीत रही होती है, कांग्रेस की सरकार बनती, बहुमत से बन रही होती है, लेकिन नहीं मानती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सरकार पलटती है और मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो एक गैर कांग्रेसी सरकार होती है, वो बनती है और वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति होती है। उसको 27% जो आरक्षण दिया ओबीसी का, जो 3743 जातियां थी, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसने ये बीपी मंडल की कमीशन, यानी कि जो बीपी मंडल आयोग बना था, उसकी सिफारिशों को लागू किया। सिफारिश से लागू होते ही उसको 27% आरक्षण मिल गया, और वहीं से ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नाम मिला कि एससी एसटी तो पहले से ही पिछड़े थे और उनको संविधान निर्माता ने पहले से ही आरक्षण दे रखा था। तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसने जातियों के मान लेता है। फिर बनता है बीपी मंडल आयोग, और बीपी मंडल आयोग भी इनको देता है, और बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पर सरकार 27% आरक्षण देती थी, क्योंकि 1953 वाले को तो सरकार मानती नहीं, क्योंकि उसमें कांग्रेस थी, और कांग्रेस क्यों चाहेगी कि जाति के आधार पर वोट बैंक बांटे, क्योंकि उसको तो सभी वोट मिल रहा था। अगर वो आरक्षण कर देती सरकार तो उसको वोट बट जाता, वोट बट जाता, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। एक राजनीति का मुद्दा है, जब आप आज़ादी के बाद भारत पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कांग्रेस नहीं मानती है, लेकिन 1979 में बीपी मंडल आयोग आता है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये जातियों के आधार पर ये भी रिकमेंडेशन करता है कि कैसे जाति के आधार पर, अगर हम इसको एक अवधारणा के तौर पर समझे तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक आधार, क्योंकि भारत में जाति आधार रहा है और वर्ण श्रम में जाति ऐसे घुस गई, आर्थिक आधार को नहीं माना गया। तो इस प्रकार बीपी मंडल जातियों के आधार पर देखता है और 27% आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक आरक्षण की व्यवस्था को देखा। अब इसके आगे हम कल देखेंगे, और कल विस्तृत तरीके से देखेंगे कि कैसे आरक्षण इतना बड़ा चर्चित मुद्दा बना, विषय का मुद्दा बना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है,
तो मन नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो ले लेते हैं। तो आज हमने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 देखा। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, और देखेंगे कब अभी इसमें इंदिरा साहनी केस आने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि आरक्षण 59% से ज़्यादा हो गया, आधी नौकरियां वैसे ही रिजर्व हो गई। तो इन चीज़ों को भी आगे कल से देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। और ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ये आपको बेहतर शिक्षा देने का वादा करता है, अच्छे भविष्य की ओर ले जाने का। जो हमारी ओनो टीम है, ओनो स्टडी टीम है, वो बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही प्रयास कर रही है आप लोगों के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो। तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रही है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छा रिस्पॉन्स करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं कल। थैंक यू।